जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बढ़िया ज़बरदस्त शानदार होंगे। और दोस्त, हम सब लोग पढ़ रहे थे आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां आईं और उन्होंने कब कब कहाँ कहाँ पर अपना कब्जा जमाया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे व्यापार जैसे ही उनका इस्टेब्लिश हुआ तो भारत की राजनीति में उन सब लोगों का इंटरफेरेंस किस तरह से शुरू हुआ, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज उसी साथ ही हम लोगों को प्रतियोगिता को आगे बढ़ाना है कि जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्रांसीसी हमने पिछली कक्षा में जाना कि धीरे 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 खुद को क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे। उधर हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं अंग्रेज भी भारत में स्थापित हो चुके थे। और मैंने आप सब लोगों को एक मैप दिखाया था, एक बार थम्स अप करना कि आप सब लोगों को ये मैप क्लियर था। और आपको जैसे कि मैंने कहा था कि एक बार आप इसको जरूर देखेंगे कि किसका कहाँ पर आपका आधिपत्य था या कहाँ पर कौन व्यापार कर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपने देखा होगा आज की क्लास का जो हमारा सेंटर रहेगा वो रहेगा ये कर्नाटक वाला हिस्सा। जैसा कि टॉपिक आप सब लोग जानते ही हैं कि आज हमारा टॉपिक है कर्नाटक युद्ध। तो इन दो हिस्सों पर जरा गौर देना। ये दो हिस्से कौन कौन से हैं? चेन्नई, और चेन्नई में फैक्ट्री किसकी थी? ई फॉर इंग्लिश, यानी कि आपका इंग्लैंड की फैक्ट्री थी। और पांडिचेरी में थे एफ फॉर फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी। इस बात में कोई दिक्कत किसी को? इस बात में कोई परेशानी नहीं है ना? याद रखेंगे, ये दोनों चीजें याद रखनी नहीं है। अब आप देखोगे कि ये दोनों नजदीक नजदीक हो गए और ये दोनों की दोनों फैक्ट्री जो है वो कर्नाटक राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आती थी। इसके अंतर्गत आती थी, एक बार लिखें, ये भैया कर्नाटक के अधीन थी। तो यहां पर अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो उससे जो कर्नाटक का शासन है वो प्रभावित होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी। तो उसी वजह से इन युद्धों को नाम दिया गया है कर्नाटक युद्ध। और दरअसल में कर्नाटक युद्ध कितने हुए? तो 3 हुए। पहले आज की कक्षा में मैं आपको बेसिक सा बता दूं, अभी नोट मत करना, नोट मत करना। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि जो कर्नाटक युद्ध हुए वो कितने हुए और किस कारण से हुए। तो याद रख लेना, 3 कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध, जिनमें से जो पहला कर्नाटक युद्ध चला था वो चला था 1746 से 48। इसका कारण देखो, भारतीय भूमि नहीं है, इसका कारण था सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का। ऑस्ट्रिया में सक्सेसर को लेकर के, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार है उसको लेकर के, अभी नोट मत करना कुछ भी, आगे चल के। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के ये युद्ध था, जो खत्म हुआ आपका एक ट्रीटी से, एक्सला सेपेल। एक्सला सेपेल ट्रीटी इसके लिए साइन होती, एक्सला सेपेल संधि से ये खत्म हुआ। दूसरा युद्ध आज हमको जानना है, जो हुआ था आपका 1749 से लेकर के 1754 तक। और इसका कारण क्या था? इसके कारण भारत की भूमि थी, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध हुए, कौन राजा होगा उसको लेकर के दोनों कंपनियां इंटरफेयर करेंगी। यानी कि भारत में जो दो कंपनियां हैं, फ्रांसीसी भी और अंग्रेज भी। और यहां पर एक संधि होगी आपका पांडिचेरी ट्रीटी। कौन सी? पांडिचेरी संधि। बेसिक सी समझ जरा ध्यान से देख। और तीसरा जो वॉर हमको आज पढ़ना है वो पढ़ना है 1756 से 63, यानी एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। और उस सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से दोनों कंपनियां एक दूसरे के सामने आ गई, 7 ईयर वॉर की वजह से। और इसका अंत हुआ पेरिस ट्रीटी से, पेरिस संधि से। तो आप नाम भी देख रहे होगे। जरा अगर मैं आपसे पूछूं पेरिस क्या भारत में स्थित है, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं, यानी ये ट्रीटी भारत की सीमाओं से बाहर हुई है। तो इसका मतलब युद्ध का कारण भी क्या रहा? भारत की सीमाओं से बाहर एक युद्ध हुआ, भारत की सीमाओं से बाहर। यहाँ देखिए एक्सला सेपेल, क्या ये आपको कोई भारतीय नाम दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं। तो इसका भी जो कारण था युद्ध का, क्योंकि ये भारत की सीमाओं से बाहर का एक युद्ध था। सिर्फ जो ये दूसरा युद्ध है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें कारण है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुए और पांडिचेरी में एक संधि हुई। यानी भारतीय भूमि के लिए तो सिर्फ क्या है, सिर्फ एक युद्ध हुआ है। बाकी दो का कारण भारतीय भूमि से बाहर कुछ हुआ। तो बाहर कुछ क्या हुआ? देखो, जैसे कि भारत में ये लोग अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे या ये लोग भारत में व्यापार करने आते थे, तो क्या ये सिर्फ भारत में व्यापार कर रहे थे या दुनिया में सब जगह ये व्यापार करते थे? तो आप कहेंगे जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत ही आती थी, वो दुनिया के सभी कोनों में अपने व्यापार के लिए जाती थी।
और अगर कहीं पर भी संघर्ष छिड़ता था तो ये जहां जहां पर एक्स जगह हो, चाहे वाई जगह हो, चाहे जी जगह हो, ये जिस भी जगह होती तो इनकी आपस में क्या होता था, दुश्मनी हो जाती थी। ऐसे समझिए जैसे कि एक आप हैं और एक आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, बी से शत्रुता हो गई, तो ये समझिए आपके जितने भी रिश्तेदार हैं और बी के जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी भी आपस में प्रतिद्वंदिता हो जाएगी या नहीं, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया में। आप कहेंगे हाँ भैया, वो भी एक दूसरे से राइवलरी मानने लग जाते हैं फिर। हालांकि कोई ऐसा कोई कारण तो है नहीं कि भी उनको माननी चाहिए, लेकिन किस वजह से, क्योंकि उनकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, ए और बी कंट्री से। तो कहीं भी दुनिया में कोई भी संघर्ष हुआ, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया का राजा था उसके अपना बेटा नहीं था, उसके अपना बेटा नहीं था, तो उसकी बेटी को उसने घोषित कर दिया कि भाई मेरी बेटी गद्दी पर बैठेगी। तो बाकी सब लोग उसके विरोध में आ गए। तो दुनिया में दो देश कौन कौन से, एक तो ब्रिटेन और फ्रांस, ये उस समय पर एक दूसरे के अपोजिट रहे, तो इनकी कंपनी भी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का साथ देता था फ्रांस, और जो पर्सिया कंट्री थी उसका साथ देता था आपका कौन, ब्रिटेन। तो ये एक दूसरे के सामने रहते थे। तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर जब आपका ऑस्ट्रिया और पर्सा एक दूसरे के सामने आए, तो कौन एक दूसरे को सपोर्ट करते एक दूसरे के विरोधी हो गए, तो आप कहेंगे फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी हो गए। इन्हीं घटनाओं को हमको जानना है। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने बहुत ध्यान से या कहीं और ध्यान लगाया। सुनने के लिए तैयार हैं ध्यान से, क्या कारण रहे, यही हमको आज जानना है। उस छोटे से हिस्से में जो संघर्ष हुआ, तो आप नोट करना, पहली चीज लिखना, क्या बोलेंगे, कर्नाटक। कर्नाटक वॉर हम आज पढ़ने वाले हैं। 3 युद्धों के बारे में जानना है, भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इन्हीं युद्धों को जीत करके बहुत अच्छी मजबूती हो गई थी आपका ब्रिटिशियर्स की, इसलिए वो आगे कामयाब हुए। कर्नाटक वॉर यहाँ पे नोट करना। कर्नाटक की राजधानी क्या हुआ करती थी इस समय, कैपिटल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी, या भारतीय नक्शे पर ये तो जानते होगे ना कर्नाटक कहाँ स्थित है। कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी अर्काट। अर्काट, ठीक है। कैपिटल ऑफ कर्नाटक, कैपिटल ऑफ कर्नाटक वाज अर्काट। अर्काट। और यहाँ पर मैंने बताया आपको, क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो अंग्रेज है उनका मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे। अंग्रेजों का जो मुख्यालय इस समय पर वो कहाँ पर है, ये दो चीजें, दो बिंदु आपको पता ही होने। अंग्रेजों का मुख्यालय ये कहाँ पर है, और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ पर। फ्रांसीसियों का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ फ्रांसीसी। अंग्रेजों का मुख्यालय भाई साहब हुआ करता था आपका क्या, मद्रास। मद्रास। और इन यहाँ पर जो इनका गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उस गवर्नर का नाम था मोर्स। मोर्स। फ्रांसीसियों का मुख्यालय आप जानते हैं पांडिचेरी था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा पांडिचेरी को इन लोगों ने कब बसाया था, उसका वर्ष बताएं, कल मैंने आपको बताया। और इनका जो गवर्नर था, इनके गवर्नर का क्या नाम था, तो हम बात कर रहे हैं आपका कर्नाटक वॉर जब हुए, तो हम कहेंगे यहाँ पर डुप्ले। डुप्ले इनका गवर्नर था, ठीक है, लिख लेंगे इसको। हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और हेडक्वार्टर ऑफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच, ये भी लिख सकते, ठीक है। और ये दोनों के दोनों, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों के दोनों क्या थे, मद्रास और पांडिचेरी बंदरगाह थे, यानी कि समुद्र के किनारे स्थित थे। और किसके अधीन थे, तो लिख लेना, कर्नाटक राज्य के अधीन थे। कर्नाटक के अधीन, अधीन बंदरगाह थे, अधीन बंदरगाह, बंदरगाह थे, ठीक है। these ports, these ports were under of कर्नाटक स्टेट, कर्नाटक स्टेट।
स्थिति क्लियर है सारी, कौन कहाँ पर था और क्या उनकी स्थिति रही आपका। अब देखो दूसरी चीज समझेंगे, इतनी चीज समझ गए हैं तो अब कर्नाटक की स्थिति जानिए। तो कर्नाटक की स्थिति जानने के लिए आपको 3 बिंदु बनाने पड़ेंगे। एक तो कर्नाटक, एक आपको हैदराबाद जो इनका पड़ोसी था, और तीसरा आपको इस समय पे स्थितियां जाननी पड़ेंगी मराठों की क्या, मराठे। ठीक है, कर्नाटक राज्य हैदराबाद के अधीन था, लेकिन जो कर्नाटक के राजा थे वो सब अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने का प्रयत्न करते थे। अधीन मानते थे कि भाई हाँ हम आपका इसके अधीन है, हैदराबाद के अधीन है। और हैदराबाद में कौन होता था, निजाम। अगर मैं आपसे पूछूं अगर प्रश्न कि हैदराबाद का संस्थापक कौन था, हमने आपको बताया था रंगीला के समय बहुत सारे राज्य क्या हुए थे, खुद को स्वतंत्र बना लिए थे। उन्हीं में से एक हैदराबाद भी था, जिसका संस्थापक कौन था, निजाम उल मुल्क। आप सबको पता होना चाहिए। तो चिंकलिज खान भी हमने आपको बताया था, निजाम उल मुल्क चिंकलिज खान। सारे साथियों ने एकदम ठीक आंसर लिखा है, बहुत ठीक आंसर आपका है। तो क्या बोलेंगे, हैदराबाद में के अधीन कर्नाटक के राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि कर्नाटक का एक नवाब था जो हैदराबाद के अधीन था। उस नवाब का नाम था, ये शायद नहीं दिख, कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था दोस्त अली। कौन था कर्नाटक का नवाब, दोस्त अली। बहुत अच्छे से ये हैदराबाद के अधीन रह करके खुद को स्वतंत्र बनाने के प्रयास में क्या कर रहा था, अपने शासन को चला रहा था। लेकिन 1740 में मराठों ने यहाँ पर अटैक किया। मराठों ने आक्रमण करके इसको मार डाला। आक्रमण करके दोस्त अली को मार डाला। मराठास किल्ड दोस्त अली इन 1740। दोस्त अली को मार डाला। ठीक है, और साथ में क्या किया, इसका एक दामाद था जो इसके शासन में सहायक था, उसका नाम था चंदा साहिब। और इसके दामाद एक एक घटना को बहुत ध्यान से समझना साथ। इसके दामाद चंदा साहिब, मैं आपसे पूछूंगा चंदा साहिब कहाँ था, चंदा साहिब को कैद कर लिया। चंदा साहिब को कैद कर लिया एंड अरेस्ट हिज सन इन लॉ चंदा साहिब। और साथ में क्या इसको बोला हमने, दोस्त अली। जो दोस्त अली है इसका एक पुत्र था, तथा तथा दोस्त अली के पुत्र दोस्त अली के पुत्र दोस्त अली के पुत्र सफदर अली की भी हत्या कर दी। सफदर अली की हत्या हत्या कर दी। बात समझ रहे हैं, यानी कर्नाटक का सॉरी, कर्नाटक का जो नवाब था वो किसने अटैक करके मार दिया, मराठों ने। तो मराठों ने कर्नाटक की राजनीति में एक हस्तक्षेप कर दिया। अब ये कर्नाटक किसके अधीन था, कर्नाटक जो अधीन हुआ करता था हैदराबाद के। ठीक है, कर्नाटक किसके, हैदराबाद के अधीन हुआ करता था। तो हैदराबाद के निजाम ने इस घटना को देखा, निजाम उल मुल्क था उस समय पर, और निजाम उल मुल्क ने देखा कि भाई यार मराठे तो ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम यहाँ जा करके अभी हेल्प करेंगे किसकी, कर्नाटक की। तो उसने अपनी सेनाएं भेजी 1743 में। क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या किया, हैदराबाद ने 1743 में कर्नाटक पर अभियान करके कर्नाटक पर आक्रमण किया, यानी कि अटैक कर दिया। कर्नाटक पर आक्रमण किया, ध्यान से देखना। और क्या करते हैं, यहां पर आक्रमण करके कौन थे आपका, मराठे। मराठों को बाहर निकाला। मराठों को बाहर निकाला, बाहर निकाला। अब आप कहेंगे भैया तो इसका जो वंशज है वो था सफदर अली, उसको तो मार दिया गया। उसका जो दामाद उसके शासन में सहायक था चंदा साहिब, तो चंदा साहिब को भी क्या कर लिया उन लोगों ने, चंदा साहिब को कैद कर रखा मराठों ने। तो मराठों ने क्या उसको छोड़ दिया, नहीं।
तो मराठे जब बाहर आ गए तो अब फिर कर्नाटक का शासन तो कोई ना कोई चलाएगा, हाँ या ना, बोले? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया कि सफदर अली का एक नाबालिग बच्चा था, तो सफदर अली के नाबालिग बच्चे को यहां पर कर्नाटक का नवाब बनाया। इस बात को लिखना, क्या बोलेंगे? सफदर अली के, सफदर अली पता है ना कौन है? दोस्त अली का बेटा। सफदर अली के पुत्र को नवाब बनाया, नवाब, नवाब, और उसका संरक्षक, उसका संरक्षक अनवरुद्दीन को बनाया। तो ये अनवरुद्दीन नाम पर फोकस करना, इतनी कहानी मैंने इस अनवरुद्दीन के लिए आपको बताई। संरक्षक अनवरुद्दीन को बनाया, बनाया, ठीक है। क्या किया उन्होंने? सफदर अली सन विल बी द नवाब एंड हिज रिजेंट विल अनवरुद्दीन, उसका जो संरक्षक होगा वो अनवरुद्दीन होगा। अब मराठों को इस बात का पता चला, यार हमको हरा दिया है निजाम ने, हैदराबाद, हैदराबाद में कौन होते थे? निजाम, निजाम ने हमारी सेना को हरा दिया और वहां पर किसको गद्दी पर बिठाया है? वहां पे किसके? सफदर अली के पुत्र को उन्होंने गद्दी पर बैठाया। इसके पुत्र का नाम था सईद। तो मराठाओं ने एक टुकड़ी भेजी, यार ऐसे कैसे हमारी खिलाफत कर सकते हैं ये हैदराबाद के निजाम। तो उन्होंने इस सईद की हत्या कर दी। सईद की क्या कर दी जाती है? हत्या। अब हैदराबाद के निजाम को पता चलता है कि मराठों ने जिसको हमने बनाया नवाब उसकी हत्या कर दी है, तो उन्होंने क्या किया? आनंद फानन में फिर अनवरुद्दीन को ही कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो अनवरुद्दीन किन स्थितियों में कर्नाटक का नवाब बना, ये आपको क्लियर हो गया। आंखें बंद करके मेमोराइज कीजिए एक बार कि 1740 में क्या हुआ था। कर्नाटक पर मराठों ने आक्रमण किया और वहां पर जो दोस्त अली था, दोस्त अली को मार डाला गया, उसके पुत्र सफदर अली को मार दिया गया, और साथ में क्या कर लिया गया? उसके दामाद चंदा साहिब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इसके अवेज में फिर आपका हैदराबाद के निज़ाम ने अटैक कराया, मराठाओं से उसको खाली कराया, और सफदर अली जो मारा गया था उसके पुत्र सईद को नवाब बनाया, और साथ में क्योंकि वो नाबालिग था तो उसका संरक्षक बनाया अनवरुद्दीन। मराठों ने उस सईद को भी मार दिया। अब बचा कौन है कर्नाटक में शासन चलाने के लिए? अनवरुद्दीन। तो हैदराबाद के निजाम ने कहा कि ठीक है अनवरुद्दीन तुम शासन चला लो। और ये घटनाएं कब की हैं? तो हम बात करें 1743 में कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है, ये आपको पता होना चाहिए। मराठों का इसमें क्या योगदान रहा ये आपको पता ही है। आगे चलें, आगे चलें, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अतिरिक्त बातें ना करें। प्रैक्टिस सेट के बारे में जो भी आपके डाउट है वो 3 बजे आज वीडियो आएगा तो उसको देखना। 5 मई से जो हम प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आज 3 बजे एक वीडियो होगा, इसी चैनल पे होगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो, कौन कौन सा एग्जाम के लिए आप उस क्लास को ले सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ। हर सेगमेंट को अलग रखा करो, ऐसा हौच पौच मत किया करो कि वहाँ की बातें यहाँ, यहाँ की बातें वहाँ। यहाँ पर यहाँ की बातें करिए, यहाँ पर आप इतिहास पढ़ने आए उसको पढ़िए। रिक्वेस्टिंग टू यू, ओके, ठीक है। सर निज़ाम क्या है? जैसे बच्चा शासन, शासक बोलते ना, शासक, जैसे मुगल बादशाह होते थे वो खुद को बादशाह कहते थे, ऐसे ही हैदराबाद का राजा बोलता था खुद को निज़ाम। तो हैदराबाद में चलती थी निज़ाम शाही, तो हम पढ़ेंगे आगे चल। ओके, बात क्लियर है? थम्स अप करो। तो आप लोगों को इस समय की स्थिति क्लियर है, ठीक है। अब एक और स्थिति, दूसरी चीज आपको बताना चाहेंगे इसी समय पर। यहां पर एक फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था, अलेक्जेंडर ड्यूमा। कहीं किनारे पे लिखना है। इन दिनों में जो फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था, यानी 1740 के दिनों की बात बता रहा हूं शुरुआत। फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था अलेक्जेंडर ड्यूमा। अलेक्जेंडर ड्यूमा ये चालू व्यक्ति था। ये इतना चालू व्यक्ति था, जैसे हम कहते हैं ना डुप्ले कामयाब रहा फ्रांसीसी, डुप्ले इसी की वजह से कामयाब रहा। तो अलेक्जेंडर ड्यूमा ने क्या किया था शुरुआत में, 1740 की अगर हम बात करें, 1740 में, 1740 में, 1740 में, तो इसने क्या देखा कि यार कर्नाटक में कंट्रोल किसका है? तो उस समय 1740 में कर्नाटक का नवाब कौन था? दोस्त अली। और इधर कौन था हैदराबाद में? मैंने बताया निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क ने रंगीला के समय हैदराबाद के स्वतंत्र शासन की स्थापना की, और निजामुल मुल्क की मौत हुई 1748 में, यानी निजामुल मुल्क अभी मौजूद है। तो इसने क्या काम किया अलेक्जेंडर ड्यूमा ने? इसने इन दोनों को इनवाइट किया अपने यहाँ,
पांडिचेरी तो इनके कंट्रोल में था ही 1674 में, मैंने आपको कल की क्लास में बताया। तो इसने बढ़िया दावत का इंतजाम किया, पांडिचेरी को खूब सजाया इसने और दोनों लोगों को बुलाया, भाई साहब हम तो आपकी एक दावत रखना चाहते हैं। अब तक क्या था, जितनी भी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी तो वो राजा से परमिशन तो ले लेती थी, राजा को टैक्स भी देती थी, लेकिन राजा का बहुत अधिक स्वागत नहीं किया था किसी ने। तो ये अलेक्जेंडर ड्यूमा ने क्या किया, इन लोगों को वहां बुला करके कहते 1 महीने रखा, दोस्तली को भी और निजामुल मुल्क को भी, जबरदस्ती, मतलब रिक्वेस्ट मोड पर, ऐसे नहीं बंधक बना करके, रिक्वेस्ट मोड पर बोला भाई साहब आप तो हमारे भगवान हो, आप ही हमारे कुल देवता हो। और उनकी बहुत रिक्वेस्ट करी, उस अब भगत से वो इतने खुश हुए कि इन्होंने अलेक्जेंडर ड्यूमा को उस पांडिचेरी क्षेत्र का नवाब घोषित कर दिया। और साथ में इसने उनसे परमिशन ले ली, कैसी परमिशन ले ली, साथ में इसने अपनी सेना रखने की और अपनी आर्मी रखने लगा। क्योंकि जब डुप्ले भारत में आया, मैंने बताया डुप्ले भारत में कब आया था बताओ, 1741 में। तो डुप्ले जब भारत में आया तो डुप्ले को तो नवाब का पद खुद ही मिल गया, और इसके लिए, इसको नवाब का पद दिलाने के लिए इन दोनों लोगों ने मेहनत की, मुगल बादशाह को भी पत्र लिखे कि भैया आदमी बहुत बढ़िया है, हमारे शासन में, हमारे अधीन, आप प्लीज भाई, आदमी किसी की आप भगत करे, आप अगर मुझसे बहुत अच्छा 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 बोलो, बहुत प्यारा बोलो, तो मेरा भी दिल पिघलेगा ना, मैं भी कहूंगा यार कितने प्यारे लोग हो तुम। अब तुम मुझसे कड़वा 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 बोलो और सिर्फ अपने काम की बात करो कि भैया हम तो पढ़ने आए, हमारा तुम्हारा और कोई रिश्ता नहीं है, व्यापार करने आए हम तो फिर तो वो बात ही नहीं बनेगी। तो उसने ये सब चीज फ्रांसीसियों को मजबूत बनाया। तो डुप्ले को इसी का फायदा मिला, तो डुप्ले को बहुत सारी सुविधाएं गिफ्ट में मिल गई भारत आने से पहले। बात क्लियर है? तो डुप्ले भारत कब आया, ये मैं आपको कल बता चुका था। आप कहोगे इन्हीं स्थितियों में डुप्ले भारत आया। डुप्ले डुप्ले आया था 1741 में, 1741 में भारत आया, ये आपको पता होना चाहिए, इसको लिखेंगे, अगली लाइन में लिखना। आगे चले ना, यहां तक की कहानी मैं समझूंगा, आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी। क्या बोलेंगे यहां पर, डुप्ले डुप्ले 1741 में 70 भारत आया। डुप्ले केम टू इंडिया इन 1741, और 1742 में गवर्नर बन गया था। इसके बाद में इसकी वजह से घटना क्या हुई वो देखना। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इस समय पर मैंने आपको बताया कि एक जगह थी आपका, जगह का नाम है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है, आप सबको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी लिखो एक बार, कितने लोग जानते हैं? ऑस्ट्रिया में एक राजा हुआ करता था, यहाँ पे एक रोमन राजा था, उस राजा का नाम था आपका चार्ल्स सिक्स, रोमन सम्राट था एक, चार्ल्स सिक्स, राइट दिख रहा, चार्ल्स सिक्स था। अब इस राजा के कोई बेटा नहीं था, इस राजा के क्या है, कोई बेटा नहीं था, और इसकी जो बेटी थी उसको एक गद्दी पे बिठाना चाहता था। इसकी बेटी का नाम था मारिया थेरेसा। तो इसने अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसको, मारिया थेरेसा को। तो बाकी के इस राजवंश के जो राजकुमार थे वो इस बात के खिलाफ हुए, इनके भाई के जो पुत्र थे चार्ल्स सिक्स्थ के, तो उन्होंने पड़ोसी राजाओं से भी मदद लेनी चाहिए कि भाई एक लड़की को शासक नहीं बनने देंगे हम, एक लड़के को शासन में बिठाया जाए, क्योंकि राजा की तो डेथ हो गई थी। राजा की क्या हो गई थी, राजा की डेथ हो गई, राजा के कोई बेटा नहीं था, राजा ने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया, और इसी मारिया थेरेसा के लिए क्या हो गया, वहां पर यूरोप में एक विद्रोह छिड़ा, और उस विद्रोह में 2 देश ऐसे थे जो एक दूसरे के विपरीत हुए। कौन कौन से, ऑस्ट्रिया वर्सेज प्रशा, इसको हम पर्सिया भी बोल सकते हैं, प्रशा बोल दो एक, ऑस्ट्रिया वर्सेज प्रशा। तो ये जो ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया का जो समर्थक है वो तो है फ्रांसीसी। कभी भी याद रखना हो तो ऐसे याद रख लेना, इसको आस आता है इसमें, और फ्रांस में भी आस आता है, तो ये इनका समर्थक था। और पर्सिया के जो समर्थक था वो थे आपके ब्रिटेन के लोग। तो जब वो 2 देशों की एंट्री आपस में एक दूसरे के युद्ध के लिए हुई, तो ये दोनों देश समर्थक थे फ्रांसीसी और ब्रिटेन, तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हो गए।
तो मुझे एक बात बताइए, ये लड़ाई क्या भारत की भूमि पर हो रही है, हाँ या ना? आप कहोगे भैया ये तो यूरोप का झगड़ा है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न चिन्ह है, वहां पे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो दो देश एक दूसरे के शत्रु बने, तो उनके जितनी भी कंपनियां जहां जहां पर व्यापार कर रही थी, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में भी व्यापार कर रहे थे ब्रिटेन और फ्रांसीसी, भारत में भी कर रहे थे। कौन सी दो जगह कर रहे थे मुख्य रूप से बताएं? अमेरिका और भारत। ये दोनों जगह इन कंपनियों का भी झगड़ा हो गया, और इसी झगड़े को हम बोलते प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब ये स्थिति समझना है, लिखना। दोनों का क्या हो गया, छोटी सी एक घटना लिख सकते हैं हम कि फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के चलते एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, अभी आप समझ गए ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार क्या था। हर चीज को एकदम क्रम से समझा करो, धीरे धैर्य के साथ में। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, या ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के पर्शन के लिए, कौन बनेगा वहां पर, पर्शन के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। यहां हम लिख सकते हैं फ्रेंच एंड ब्रिटिश बिकेम राइवल्स, एक दूसरे के शत्रु, प्रतिद्वंदी, राइवल्स, ऑन द क्वेश्चन ऑफ, ऑन द क्वेश्चन ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियाज सक्सेसर, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा। और यही युद्ध की शुरुआत होती है। कैसे? दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हुए। तो जो इंडिया में स्थिति है, इंडिया में मुझे बताइए, मैंने आपको बताया फ्रांसीसी हैं और कौन है आपका, अंग्रेज हैं, एक दूसरे के समीप बस्तियां हैं दोनों की। कहाँ पर? फ्रांसीसी पांडिचेरी में है, और मद्रास में कौन है आपका, अंग्रेज हैं। तो दोनों ने अपने अपने देश को यहाँ पर चिट्ठियां लिखी, मतलब ब्रिटेन को भी लिखी और अपने देश फ्रांस को भी चिट्ठियां लिखी कि जो है हम लोगों को जो है सैनिक मदद चाहिए। शुरुआती दौर में तो क्योंकि युद्ध की स्थिति हो सकती है। लेकिन डुप्ले ने फिर विचार किया। अब डुप्ले को ये पता था इस समय कि जो हमारी नेवी की पावर से, यानी कि भाई समुद्र किनारे थे दोनों, तो उन डुप्ले ने ये एनालिसिस किया कि हमारी नेवी की पावर ब्रिटिश पावर से जो है वो कम है। उनको पता था अगर इस समय पर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ तो फ्रेंच लोग हार जाएंगे। डुप्ले इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते। तो डुप्ले ने लिखा जाकर के ये पत्र अपनी गृह सरकार को कि युद्ध को टाला जाए, किसी भी स्थितियों में युद्ध ना किया जाए। अंग्रेज तो तुमको पता ही है बड़े कलाकार है। अंग्रेजों का उधर से जो जहाजी बेड़ा था उसका नेतृत्व कर रहा था एक बर्नौट नामक व्यक्ति। तो बर्नौट को तो जब चिट्ठी मिली भी ना कि युद्ध टाला जाए, बर्नौट ने कहा चिट्ठी फाड़ दो, इस चिट्ठी का कोई महत्व नहीं, अब हम चल दिए हैं तो हम अब युद्ध करेंगे। बर्नौट सुन ही नहीं रहा किसी की, यानी अंग्रेजी जहाज तो आगे बढ़ते रहे। अब डुप्ले की जो पत्र था उसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने मान लिया। उसकी सरकार ने कहा ठीक है, उनको डुप्ले की बात समझ में आई कि अभी युद्ध होगा तो हार जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात को मान लेते हैं। तो इस स्थिति में डुप्ले को पता चला यार हमारा तो जहाज रुक गया है, लेकिन अंग्रेजों के जहाज तो आ रहे हैं। तो वो डुप्ले भाग के जाता है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास में। बोला अंकल जी देखो तुम्हारे घेर में लड़ाई होने वाली है, मतलब घेर का मतलब तुम्हारी जो जगह है, तुम्हारी जगह पर अंग्रेज लड़ने वाले हैं हमसे, अंकल जी हमको पीटेंगे ये। अंकल जी आपके होते हुए क्या आप हमको पिट जाने दोगे? अनवरुद्दीन ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा भतीजे, बेटा ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारी जगह पे कैसे लड़ लोगे? हम यहाँ के नवाब हैं, तुम बाहर के लोग यहाँ के कैसे लड़ लोगे? बोला हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको बताओ। उसने कहा डोंट वरी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, तुम जाके आराम से बैठो। बर्नौट अपनी मस्ती में जो अंग्रेजों का जहाज लेके आ रहा है, उसने एक जहाज तो डुप्ले का दबा दिया और एक अन्य फ्रांसीसी जहाज जो था उसको भी डुबो दिया। दो फ्रांसीसी जहाजों को बर्नौट ने डुबो दिया। अब बर्नौट ने जब दो जहाजों को डुबो दिया तो डुप्ले समझ गया यार ये तो नहीं रुकेंगे,
तो डुप्ले ने मैसेज भेजा उस समय मॉरिशस के गवर्नर को। मॉरिशस पर भी उस समय कंट्रोल हुआ करता था फ्रांसीसियों का। तो उसने वहां पर जो फ्रांसीसी का गवर्नर था मॉरिशस में, उसका नाम था ला बुडाने, या ला बुडाने बोल लो आप। तो उसने बुडाने को बोला कि भैया हमने तो वहां पत्र लिख दिया था अपने देश को, वहां से तो कोई मदद मिली नहीं, और ये सुन ही नहीं रहे हैं। ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तो ऐसी जुबान चला रहा है, कुछ भी इसके पास कोई नौसेना वगैरह है नहीं, ये हमारी कोई मदद कर नहीं पाएगा, प्लीज तुम ही आ जाओ भैया। तो बुडाने ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो बुडाने अपनी सेना लेकर के पहुंचा। 3 पक्ष बने, मैंने आपको बताया कौन कौन से 3 पक्ष। एक पक्ष तो है अंग्रेज बर्नौट का, अंग्रेज बर्नौट। बर्नौट कौन व्यक्ति है, ये क्या बोलेंगे, इंग्लैंड की तरफ से जहाजी बेड़ा जो लेके आया, जहाजी बेड़ा, जहाजी बेड़ा। और इसने क्या काम कर दिया, इसने 2 फ्रांसीसी जहाज डुबो दिए, युद्ध कर दिया उनसे, उन जहाजों को तहस नहस करके 2 फ्रांसीसी जहाज इसने डुबो दिए। ड्रोन 2 फ्रेंच शिप्स डुबो दिए। दूसरा व्यक्ति मैंने कौन बताया, अंग्रेज बर्नौट है। एक व्यक्ति आपको पता ही है डुप्ले है, डुप्ले ये तो मध्य की कड़ी है। और तीसरा व्यक्ति कौन बताया मैंने, ला बुर्डाने, ला बुर्डोने। ला बुर्डोने कौन था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन इसकी पोस्टिंग कहां पर थी, भारत में ना होकर के मॉरिशस में, मॉरिशस में था। कहां पर था, मॉरिशस में। तो जब इसने 2 फ्रांसीसी जहाज डुबो दिए तो डुप्ले ने किससे, डुप्ले ने की रिक्वेस्ट, भैया प्लीज हेल्प कर दो, रिक्वेस्ट की। तो ये लाबुडाने आया। अब मुझे बताओ कि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहां पर था, ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। तो आप कहेंगे भैया यहां पर अंग्रेजों का हेडक्वार्टर हुआ करता था मद्रास। तो ये लाबुडाने सीधा कहां पहुंचा, तो इसने फ्रांसीसी गवर्नर ने की मद्रास पर कार्यवाही। इसने क्या किया, मद्रास पर कार्यवाही करके मद्रास को जीत लिया। तो मद्रास किसके कंट्रोल में चला गया, बर्नौट आकर के पांडिचेरी को जीत लेता, नहीं तो वो तो एन वक्त पर आपका इसके जहाज आए लाबुर्डाने के, और इन्होंने आकर के मद्रास को जीत लिया। लेकिन ये आदमी बड़ा कमीना है लाबुर्डाने। मैंने आपको बताया था कि सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी, तो इनके लोगों के अंदर उतना वो भाव नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने इसके पास मैसेज वैसेज भेज दिए, बोला यार तुम मॉरिशस में अपना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो भारत में आके काहे को सिर में दर्द करते हो अपने, डुप्ले को झेलने दो ना। कल को आज देखो तुम, डुप्ले का नाम हो रहा है, डुप्ले की चर्चाएं हैं सब जगह, सब कह रहे हैं डुप्ले कामयाब है कामयाब है, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं लेता। अब तुम आदमी से इस तरह की बात कर दोगे तो उसको क्या लगेगा, अरे यार हाँ डुप्ले का नाम हो रहा है। अब बोला तुमने यहां आकर के मद्रास को जीत लिया है, अब भी नाम किसका होगा, डुप्ले का ही होगा कि डुप्ले ने तुमको बुलाया है। तो उसकी थोड़ी सी खोपड़ी में बात आई, लालची आदमी था, उसने बोला भैया फिर क्या किया जाए। बोला करना क्या, 4 लाख रुपए दे रहे हैं तुम्हें हम, 3 लाख रुपए तो फ्रांसीसी कंपनी को भेजो तुम, और 1 लाख रुपए अपने पर्सनल पॉकेट में रखो जेब खर्चे के लिए, ऐस करो, घूमो फिरो मॉरिशस में, शॉपिंग वगैरह करो। तो उसके समझ में चीजें आई। तो ये कितने रुपए में बिक गया लाबुर्डा ने, इसने मद्रास को जीत लिया लेकिन 4 लाख रुपए में वापस कर दिया। ढूपले कह रहा तू पागल है क्या, लेकिन इसने 4 लाख रुपए में 3 लाख कंपनी के लिए और 1 लाख खुद के लिए, 4 लाख रुपए में मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया। हम सब करो, बात समझ में आई, वापस अंग्रेजों को दे दिया। बात समझ में आई भैया, इतनी कहानी समझ में आई। लाबुर्डा ने बिक गया और अपने जहाज वहाज लेकर के कहाँ चला गया, वापस मॉरिशस। बोला हम तो ऐस की जिंदगी जी, क्यों सिर में दर्द करना है, कोई नहीं। ये मैं सोचना सिर्फ 4 लाख रुपए, ये बात 1740 की चल रही है। 40 लाख रुपए की तुलना ऐसे करना, यही वो वर्ष है 1740 के आसपास की, जब 1739 में नादिर शाह आया भारत में
तो वो 70 करोड़ रुपए लूट के लेके गया। 70 करोड़ रुपए की वैल्यू आज 12 लाख करोड़ रुपए है। तो 40 लाख रुपए की वैल्यू ऐसे ही लगा लेना तुम। ठीक है। अच्छा, यहां पे नाराजगी किसको हुई होगी? तो डुप्ले को यहां पर थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा या नहीं, हाँ या ना? तो डुप्ले ने कहा अब अपना अंतिम टारगेट मद्रास को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पूरी फ्रांसीसी ताकत लगा दी किस बात के लिए? कि मद्रास को जीतेंगे। एकदम से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने कहा, ओ चाचा, अभी थोड़े दिन पहले तुम हमारे पास आए थे, तुमने क्या बोला था जी? ये अंग्रेज हमको मारेंगे, हमको इनसे बचाओ, युद्ध नहीं होना चाहिए। अब तुम खुद ही युद्ध करने जा रहे हो। उसने कहा, यार तुम्हें भी कुछ पता नहीं है अनवरुद्दीन, तुम भी बिल्कुल मूर्ख किस्म के व्यक्ति हो। ये जो मैं मद्रास जीत रहा हूं ना, इस पर देखो क्या हुआ। अभी अंग्रेज थे यहाँ पर, अंग्रेज यहाँ पर इन्होंने इसको किसको बेच दिया? अंग्रेजों से जीता इसको बुडाने ने आकर के, यानी हम फ्रांसीसियों ने जीता। वापस पैसा लेके चला गया यहाँ से बुडाने। तुम यहाँ के नवाब हो, तुमको कुछ पता भी चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? तुम्हें दिया किसी ने एक अठन्नी? तुम्हें किसी ने कोई पैसा दिया? बोले नहीं यार, मुझे तो कोई पैसा वैसा नहीं दिया इन्होंने, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं आया। बोले फिर इसको तो मैं जीत के गिफ्ट करूंगा तुमको, ये तो तुम्हारा होना चाहिए, अंग्रेजों का तो ये होना ही नहीं चाहिए, इसको तो ये हार चुके हैं और हम फ्रांसीसियों ने हराया है, ये तो हमने बिक गए हैं लोग हमारे को 4 लाख रुपए में, इस मद्रास को जीत के मैं तुमको दूंगा। अनवरुद्दीन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है करो कार्रवाई, कर्नाटक का नवाब इसमें कोई भी दखल नहीं डालेगा। अब उसने अपनी सेनाएं लगा दी डुप्ले ने जबरदस्त तरीके से, और डुप्ले की सेनाओं ने क्या किया कि मद्रास को जीत लिया। और मद्रास को जीतते ही वहां पर सीधे एक फ्रेंच फ्लैग लगा दिया, फ्रांसीसियों का एक झंडा लगा दिया। फरुद्दीन के लोगों ने देखा, ये तो कह रहा था हमको गिफ्ट करेगा, और यहां पर तो अभी झंडा जो है वो फ्रांसीसियों का फहर रहा है। तो फिर यहां पर किसके दिमाग, अब किसके दिमाग पर लोड पड़ा? अनवरुद्दीन के पर, क्योंकि अंग्रेज तो हार गए, अंग्रेजों ने तो पैसे में लिया था। लेकिन डुप्ले ने क्या काम कर दिया यहां पर? डुप्ले ने मद्रास पर, या ऐसे कभी कंफ्यूज मत होना, इसमें एक बात लिख लेना, डुप्ले ने कौन चला गया वापस? ला बुडाने के जाने के बाद में, ला बुडाने के जाने के बाद में तो आपको घटना पता रहेगी कि वो चला गया पैसे वैसे लेकर के, बाद में मद्रास को जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं कोई परेशानी नहीं है। इसी के बाद में फिर यहां पर ये घटना चल रही है, ये जो सब चल रहा है 1746 में चल रहा है। कब? 1746 में। अब आप कहोगे जैसे ही फ्रांसीसी झंडा देखा अनवरुद्दीन ने कहा इनके ऊपर कार्रवाई करो, पागल बना रहे हैं हमारा। तो यहां पर एक कार्रवाई हुई जिसको हम बोलते हैं अडियार का युद्ध। अडियार का युद्ध, अडियार का युद्ध, अडियार का युद्ध हुआ आपका, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। अडियार के युद्ध को बोलते हैं हम सेंट टोमे का युद्ध, क्योंकि यहाँ पर एक किला था मद्रास के पास में, सेंट टोमे या सेंट थोमे लिख लीजिए। सेंट थोमे का युद्ध भी इसको कहा जाता है, बैटल ऑफ सेंट थोमे। कब हुआ था? 1748 में। कौन कौन है इसमें? अनवरुद्दीन, भैया समझ में आया ना, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी एक दूसरे के खिलाफ हो गए, और ये इनके खिलाफ ही रहेगा। अनवरुद्दीन वर्सेज फ्रांसीसी। अनवरुद्दीन की तरफ से इसका पुत्र था, इसका बेटा था, बेटा जो नेतृत्व किया, लीडरशिप किसकी थी इस वॉर में? नेतृत्व किया यहाँ पर इसका बेटा था महफूज खान, महफूज खान। और साथ में फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व किया वो था पैराडाइस, पैराडाइस। ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुए? पैराडाइस की विजय हुई, पैराडाइस वॉन दिस बैटल। तो फ्रांसीसी जीत गए। अब मुख्य गवर्नर तो कौन है आपका? तो आप कहेंगे मुख्य गवर्नर तो यहाँ पर डुप्ले ही था, ये तो बस एक आर्मी कमांडर है पैराडाइस तो।
तो डुप्ले का सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा या नहीं बढ़ा, हाँ या ना? सोचिए उस समय की स्थिति को। डुप्ले आया, डुप्ले ने आकर के आपका कूटनीति से, लाभ उड़ाने की हेल्प से पहले अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों ने थोड़ी सी चालाकी की, वापस पाया, लेकिन फिर एक सैनिक कार्रवाई से डुप्ले ने उनको हराया। अंग्रेज हर एक फ्रंट पर फ्रांसीसियों से हार रहे थे या नहीं? डुप्ले बहुत कामयाब हो रहा था अपनी चीजों में। अब आप देखिए उस समय कर्नाटक के नवाब तक की सेना को डुप्ले ने हरा दिया, और जब ये युद्ध जीता तो इसी समय फ्रांसीसियों को लगा कि हमारी एक छोटी सी व्यवस्थित टुकड़ी भी इन भारतीयों नरेशों की बड़ी सेना को हरा सकती। ये मैसेज सबके माइंड में गया, तो डुप्ले का सम्मान बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ा। ये बात कंसीडर करके रखना। तो डुप्ले एकदम से जब एनर्जेटिक होकर के, कलर की दिक्कत, क्या बोलेंगे यहां पर, डुप्ले का सम्मान जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो आप कहेंगे हाँ जी, डुप्ले के सम्मान में वृद्धि हुई, उसका सम्मान बहुत बढ़ गया। अब उस सम्मान के वृद्धि होने पर उसने मतलब जोश जोश में, अंग्रेजों का एक किला हुआ करता था सेंट डेविड, सेंट डेविड पर भी उसने कार्रवाई की, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अच्छा खासा एक सफल जीवन चल रहा था डुप्ले का। और ये सब चीजें शुरू कब हुई हैं, मुझे बताओ फटाफट से। इस सब चीजों के शुरू होने का कारण क्या था? इन सब चीजों के शुरू होने का कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। अब ऑस्ट्रिया में क्या हो गया, जो दो देश हैं प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में शांति समझौता हो गया 1748 में। अब जब कॉज ही खत्म हो गया, जब कारण ही खत्म हो गया, तो जिस कारण की वजह से फ्रांसीसी और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे वह युद्ध भी खत्म हो जाएगा या नहीं? अब उन दोनों देशों ने आपस में समझौता कर लिया, किसने? फ्रांसीसी और ब्रिटेन ने भी, कि भैया हम झगड़ा अब नहीं, हमारा काम व्यापार का है, हम सिर्फ व्यापार करेंगे। इसलिए 1748 में एक संधि हुई, यहां लिखना 1748 में, लिखना इस बात को। 1748 में एक संधि साइन हुई, एक ट्रीटी साइन हुई, संधि हुई, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या इसको बोलते? एक्सला सेपेल, या एचला भी बोलते, एक्सला सेपेल की संधि, एक्सला सेपेल संधि, क्या बोलेंगे? एक्सला, एक्सला सेपेल की संधि। ए ट्रीटी signed in 1748। किस किस के बीच में हुई है? फ्रांसीसी और ब्रिटिशियर्स के बीच में, फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन के, इन दोनों देशों ने अपना समझौता कर लिया। इनके राजाओं ने इनको आदेश दिया कि फ्रांसीसियों ने जो मद्रास अपना कब्जा कर लिया इन्होंने मद्रास पर या नहीं, हाँ जी, पर उन्होंने कहा तुम मद्रास छोड़ दो भैया। बोले तो हमको क्या मिलेगा? इन्होंने समझौता किया लुई वर्ग, लुई वर्ग, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था अमेरिका में। तो फ्रांसीसियों को अपना हित दिखा लुई वर्ग लेने में, इनको तो लुई वर्ग अमेरिका की जगह मिल गई। और फ्रांसीसियों ने यहां जो कब्जा लिया था ब्रिटेन का, कौन सा? मद्रास, और मद्रास, मद्रास अंग्रेजों को मिला, मद्रास अंग्रेजों को मिला, और इनका झगड़ा हो गया सॉर्ट आउट। हम सब करो। फर्स्ट जो शुरू हुआ था आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो शुरू हुआ था आपका, मेन कॉज था उसका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था 1740 का। इसीलिए बहुत बार 1740 में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे साथी। लेकिन भारत की भूमि पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध मुख्यतः शुरू हुआ वो 1746 से 48 शुरू हुआ था। 1746 में बर्नौट की कार्यवाही से शुरू होकर के और 1748 की एक्सला सेपेल संधि खत्म हुआ। क्रिस्टल क्लियर हैं सारी चीजें? मेमोराइज करिए, आंखें बंद करिए एक बार, मेमोराइज करिए एक बार, क्या कारण रहे कर्नाटक का। आपको अब तो मतलब एकदम से पिक्चर क्लियर होगी। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है, अनवरुद्दीन किन स्थिति में नवाब बना था ये हमने जाना, ठीक है। और आपका किस तरह से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ये दोनों देश एक दूसरे के सामने आए, बर्नौट की कार्यवाही, फिर उसके बाद में लाबुडाने की कार्यवाही, उसके बाद में डुप्ले की मद्रास पर कार्यवाही। कर्नाटक के नवाब इससे आपका नाराज हुआ और डुप्ले के खिलाफ उस सैनिक कार्यवाही की, लेकिन अनवरुद्दीन हार हुई।
तो अनवरुद्दीन विरोधी बन गया या नहीं बना? अब एक बात बताओ मुझे, अनवरुद्दीन विरोधी है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ जी अनवरुद्दीन विरोधी है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ, बड़ा जटिल सा क्वेश्चन रहेगा, जिसने बहुत ध्यान दिया होगा वही बता पाएगा। क्वेश्चन ये है कि अनवरुद्दीन जो नवाब बना है वो किसकी हेल्प से बना है? अभी पता चलेगा सबका कितना ध्यान था इस सर। इस टाइम गवर्नर कौन था? बता दिए मैंने दोनों गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर मोर्स था और फ्रांसीसी गवर्नर आपका हुआ करता था फर्स्ट कर्नाटक वॉर के दौरान आपका डुप्ले। दोनों बताए हैं आपने, शायद कक्षा में साथ ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड, निजाम की हेल्प से बना था। अच्छा, ये फिर एक बात बताओ, ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसको अनवरुद्दीन को नवाब के लिए, यानी कि हैदराबाद के निज़ाम के लिए होना चाहिए नवाब को या नहीं? भाई उन्हीं ने तो इसको बनाया था कर्नाटक का नवाब, हैदराबाद के निज़ाम ने। तो हैदराबाद पर कभी भी समस्या आएगी तो अनवरुद्दीन को उनका साथ देना चाहिए नैतिकता की तरह से। अगर मैं आपसे प्रश्न, नैतिकता के आधार पर उसको साथ देना चाहिए, और वो उसने दिया भी। तो इसीलिए हमेशा इमेज रखना है कि अनवरुद्दीन जब हैदराबाद पर संकट आया या हैदराबाद के उत्तराधिकार का जब प्रश्न आया तो अनवरुद्दीन ने किसको सपोर्ट किया? हैदराबाद के निज़ाम के बेटे को, क्योंकि निज़ाम की वजह से वो क्या बना था? आपका कर्नाटक का नवाब बना। वही घटना हमको समझनी है, याद रखना इस बात को। और यही घटना होगी आपका उत्तरा कर्नाटक वॉर। पहला खत्म हुआ 48 में, ठीक ना? लगातार लड़ते रहे अंग्रेज और फ्रांसीसी, आप यहां पर भी समझ गए होंगे। बीच में कितने वर्ष बस युद्ध नहीं है, देखना यहां पर कितने वर्ष, 2 वर्ष यहां लगातार लड़े, सिर्फ 1 वर्ष शांत रहे और फिर लगातार झगड़ा, और लगातार झगड़े के बाद में फिर 1 वर्ष शांत रहे, फिर लगातार झगड़ा। तो यहां पर आप समझ सकते हो ये जो 17 वर्ष हैं टोटल, 1746 से लेकर के और 1763 तक, 17 वर्षों में सिर्फ 2 वर्ष ये शांत रहे, नहीं तो झगड़ा होता रहा। और इसी झगड़े की वजह से फ्रांसीसियों का अंत होता वो समझ। ओके, क्या घटना घटती है ऐसी भैया जो ये फिर से झगड़ा करते हैं? तो युद्ध के क्या कारण थे? दूसरे युद्ध का मेन कॉज था आपका 1748 में, 1748 में निज़ाम उल मुल्क की मौत हो गई। निज़ाम कौन है? हैदराबाद का निज़ाम, जिसने हैदराबाद की स्थापना की, किंग कलिच खान। निज़ामुल मुल्क की डेथ हो गई, डेथ हो गई। और जैसे ही इसकी डेथ हुई तो इसकी डेथ होने के बाद में इसके भी उत्तराधिकार पर प्रश्न हुए। जैसे इसके मरने के बाद में सीधी सी बात है इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, तो इसका बेटा जो था आपका नासिर जंग वो गद्दी पर बैठ जाता है। कोई दिक्कत नहीं इस बात में, कोई दिक्कत है क्या इस बात में? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखना है यहाँ पर दूसरा कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था साथी हमारा 1749 से लेकर के 1754 तक। कौन कौन से फ्रंट रहे इसमें? फ्रंट देखना, फ्रंट है इसमें सेकेंड कर्नाटिक वॉर में, सेकेंड कर्नाटिक वॉर में 2 फ्रंट थे। एक तो मैंने बताया कौन था? निज़ाम। तो यहां पर याद रख लेना हैदराबाद, हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं। तो हैदराबाद का निज़ाम कौन बन गया निज़ामुल मुल्क की बात मौत के बाद में? निज़ाम, निज़ाम, निज़ामुल मुल्क का बेटा, निज़ाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग का बेटा नासिर जंग बना, नासिर जंग। ठीक है, सक्सेसर आफ्टर निज़ाम वाज हिज सन नासिर जंग। अब स्थिति सोचो थोड़ा सा, अपने हिसाब से डिसीजन लो। तो जब नासिर जंग निज़ामुल मुल्क का बेटा गद्दी पे बैठ रहा है तो अनवरुद्दीन को भी इसका साथ देना चाहिए। इसको साथ किसका मिल गया? अनवरुद्दीन का। तो सहयोग किसका मिल गया? अनवरुद्दीन का। मिलना चाहिए या नहीं भाई? उसके बाप के एहसान है उसके ऊपर, और अनवरुद्दीन ने सहयोग किया उसको कि हाँ भाई तुम गद्दी पे बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या आ रही थी क्या गद्दी पे बैठने पे? हाँ, क्योंकि एक और व्यक्ति खड़ा होगा जो बोलेगा नहीं हैदराबाद का निज़ाम तो हम होंगे, और दूसरा क्या बोलेंगे यहाँ पर?
इसका बेटा हो गया, और इसका जो पोता है, हैदराबाद के निजाम का जो पोता है उसका नाम था मुजफ्फर जंग। ये नासिर जंग के भाई का लड़का था, मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में हो गया उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध किस किस के बीच में? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है आपका, एक तो निजामुल मुल्क का बेटा नासिर जंग है और उसका पोता मुजफ्फर जंग है। अब जरा सोच के विचार करिए, अनवरुद्दीन किसके खिलाफ था? अनवरुद्दीन किसके खिलाफ था? अनवरुद्दीन को किसने हरा दिया था? अनवरुद्दीन का जो बेटा गया था आपका युद्ध लड़ने, उसको किसने हरा दिया था? तो आप कहेंगे फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच लोगों के। तो फ्रेंच लोगों के खिलाफ अगर अनवरुद्दीन है तो यही मौका मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने कहा भैया पासा पलट लो, और इसी टाइम पर अनवरुद्दीन खिलाफ है तो इनको एक सहयोग और मिला नासिर जंग के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी का। EIC लिख रहा हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी अनवरुद्दीन के पक्ष में हो जाती है तो फ्रांसीसियों के पास कौन सा विकल्प बचा हुआ है? अनवरुद्दीन के साथ तो जा नहीं सकते, और अनवरुद्दीन के साथ भी नहीं जा सकते, और हैदराबाद के निजाम और इन दोनों की एक बात थी तो इस पक्ष में भी नहीं जा सकते। तो ये इसको जो सहयोग मिला, इसको मिला किसका? आपका फ्रांसीसियों का सहयोग। बस लड़ाई बढ़ गई, फ्रांसीसियों का सहयोग मिला। हो गए ना, दो पक्ष ऐसे ही तो बनेंगे। क्लियर है, कभी भूलने की स्थिति नहीं है इसमें। अब यहां पर चाल चलते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने कहा कि यार ये अनवरुद्दीन कुछ ज्यादा दादा नहीं बन रहा है। अनवरुद्दीन कहां का नवाब है? कर्नाटक का। अनवरुद्दीन का कर्नाटक का नवाब होना किस वजह से है? हैदराबाद के निजामों की वजह से। लेकिन भाई साहब एक घटना पर जरा विचार करिए, ये क्या वास्तविक मालिक है इस गद्दी का? क्या अनवरुद्दीन इस गद्दी का वास्तविक मालिक है कर्नाटक के नवाब होने का? आप कहेंगे नहीं। वास्तविक मालिक तो थे कौन कौन? आपका दोस्त अली, उसका जो बेटा था सफदर अली वो भी मारा गया, साथ में जो सईद है वो भी मारा गया। इसका दामाद तो बचा हुआ है ना, चंदा साहिब। और चंदा साहिब कहां पर है इस समय? मराठों की कैद में। तो फ्रांसीसियों ने एक चाल चली। फ्रांसीसियों ने कहा निजाम के पोते से, मुजफ्फर जंग से, भैया अगर तुम्हें सच में गद्दी चाहिए तो गद्दी तो तुम्हें ऐसा नहीं मिल पाएगी। गद्दी तो तुम्हें मिल सकती है, ये जो अनवरुद्दीन यहां पर टांग अड़ा रहा है, इस अनवरुद्दीन के लिए उस चंदा साहिब को वापस लेके आओ और इसके कर्नाटक की गद्दी पे प्रश्न चिन्ह लगाओ। बोले भाई तू किस हक से कर्नाटक का नवाब बना हुआ है? अगर चंदा साहिब वापस आ गया, अगर चंदा साहिब ने वापस आकर के अपनी गद्दी पर लिए अधिकार मांग लिया, तो ये खुद कहां पर फंस जाएगा अनवरुद्दीन? वहां पर। यहां पर टांग नहीं अड़ाएगा फिर। अब चंदा साहिब तो मराठों की कैद में, तो मराठे क्यों हेल्प करेंगे इसकी? तो मराठे इसीलिए हेल्प करेंगे ना क्योंकि मराठों को कर्नाटक से बाहर किसने निकाला युद्ध करके? निजाम ने। और ये किसको? निजाम के लड़के को सपोर्ट कर रहा है अनवरुद्दीन। तो मराठे तो खिलाफ हो जाएंगे या नहीं? तो इसकी बात समझ में आई। इसने कहा ठीक है मैं जाता हूं मराठों के पास में। और उस समय मराठे भी ये चाहते थे कि भाई कर्नाटक में एक कलेश हो, क्योंकि हमारी सेनाएं कर्नाटक से बाहर आ गई। तो इन्होंने मुजफ्फर जंग की जो रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया और चंदा साहिब को कैद से छोड़ दिया। अब चंदा साहिब आकर के क्या बोलेगा? तो एक फ्रंट और बन गया। दूसरा फ्रंट क्या बन गया? दूसरा फ्रंट बन गया यहां पर, एक तो हैदराबाद के उत्तराधिकार पर प्रश्न है और एक कर्नाटक। इसलिए मैंने कहा दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था उसमें दो डिमांड थी कि एक तो हैदराबाद का निजाम कौन होगा, और कर्नाटक में क्या स्थिति हो गई? अनवरुद्दीन ने सोचा यार ये फ्रांसीसी बड़े चालू हैं। अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब। हम सब करो, चंदा साहिब की स्थिति क्लियर रहेगी आपको हमेशा। ये मराठों की कैद में था, लेकिन मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों की बात में आकर के इनसे बात करने जाता है मराठों से, और मराठे इसको मुक्त कर लेते। अनवरुद्दीन के पक्ष में कौन है भैया? ऑलवेज ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसके बेटे को मार डाला गया उसने युद्ध। और चंदा साहिब के सपोर्ट में कौन आ गए? तुम लेके आओ, हम फ्रांसीसियों ने कहा हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको गद्दी दिलाएंगे। तो बन गए दो फ्रंट दोनों, या नहीं बने? आप कहेंगे हाँ। तो इसी जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है इसमें सबकी सेनाएं आपस में लड़ गई।
कोई परेशानी? आया मजा या नहीं आया? थम्स अप करके बताओ। नहीं तो अगर इतने जटिल चीज को अगर बहुत ध्यान से बार बार चीजों को नहीं पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाए। अब आप आंख बंद करके बता दोगे कि अनवरुद्दीन की स्थिति क्या थी, क्यों अनवरुद्दीन खिलाफ हुआ, क्यों अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों से नाराज है, और क्यों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के दो फ्रंट बने। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्या बोलेंगे फिर यहां पर 1749 में अंबर का युद्ध हुआ। अंबर का युद्ध हुआ, अंबर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ अंबर इन 1749। और इसमें क्या हो गया? अनवरुद्दीन मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया। फिर से किसकी जीत हुई है बताओ? अगर अनवरुद्दीन मारा गया तो अंग्रेजों की या फ्रांसीसियों की? अनवरुद्दीन मारा गया। और 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 अनवरुद्दीन का एक बेटा था, उनका इसके बेटे को मारो। लेकिन वो तो भाग गया। अनवरुद्दीन का बेटा, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली, जो पास में एक फोर्ट था मद्रास के पास में, तिरुचिरापल्ली भाग गया। अनवरुद्दीन वाज किल्ड एंड हिज सन मोहम्मद अली रन अवे। वो भाग गया, रन अवे टू तिरुचिरापल्ली, या त्रिची बोले या कुछ भी बोले आप, तिरुचिरापल्ली बोले। तो स्थिति में क्या हुआ? फ्रांसीसियों की जीत हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। और जब फ्रांसीसियों की जीत हो गई तो अब मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा आपको, फिर वापस लेकर के आऊंगा, फिर पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। मैंने आपको बताया हैदराबाद, हैदराबाद में किस किस के बीच में संघर्ष है बताइए? हैदराबाद में तो आप कहेंगे हैदराबाद में भैया एक तो निजाम का बेटा है नासिर जंग, और नासिर जंग को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंच या इंग्लिश? आसान सी बात है भैया, इसके साथ है ब्रिटिश, ब्रिटिश। दूसरा यहां पर जो फ्रंट है वो कौन सा है? तो यहां पर है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग के साथ में कौन है? तो मुजफ्फर जंग के साथ में है आपका फ्रांसीसी। कोई इशू तो नहीं इस बात में? बात है ये तो, हाँ जी भैया क्लियर हो गया ना। तो ये नासिर जंग भी आपका, जब ये संघर्ष चल रहा था, नासिर जंग 1750 में मारा गया। यहां पर भी किसकी जीत हुई है बताओ? आप कहेंगे भैया फ्रांसीसी तो हर जगह आगे हो रहे हैं ये, ठीक है। और साथ में क्या हो गया, कुछ समय बाद में आपका याद रख लेना, जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग भी मारा गया। लेकिन फ्रांसीसियों ने क्या किया है, अपना एक नया व्यक्ति को ढूंढ के लेके आए ये इसकी जगह नवाब बनाने के लिए। और नवाब बनाने के लिए उस समय पर एक आपका स्थानीय गवर्नर हुआ करता था फ्रांसीसियों का, बुस्सी। बुस्सी याद रख लेना, उसने डुप्ले के बाद में फ्रांसीसी कंपनी को चलाया है। तो बुस्सी ने आकर के क्या किया कि जब मुजफ्फर जंग मारा गया, जब मुजफ्फर जंग मारा गया तो मुजफ्फर जंग इसकी जगह, इसकी जगह फ्रांसीसियों ने, भविष्य में नाम की जरूरत पड़ेगी मुझे आपसे, इसकी जगह फ्रांसीसियों ने सलाबत जंग को, क्या नाम है? सलाबत जंग, इन्हीं का आपका वंशज था। सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम बनाया, हैदराबाद का, हैदराबाद का निजाम बनाया। बात क्लियर है भाई साहब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी छोटी सी बात में? तो हैदराबाद की स्थिति में भी आप देखोगे कि कौन विजयी हुए, फ्रांसीसी। और दूसरी चीज मैंने यहां पर बताई, कर्नाटक की स्थिति में भी कौन विजयी हुए आपका, क्योंकि अनवरुद्दीन मारा गया तो आप कहेंगे भैया यहां पर भी फ्रांसीसी कामयाब हुए। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? और इसका बेटा जो है मोहम्मद अली, वो कहां भाग गया? तिरुचिरापल्ली। तो अंग्रेजों के पास कौन सा पक्ष बचा हुआ है बताओ? कुछ बचा हुआ है क्या अंग्रेजों के पास में, हाँ या ना? हर फ्रंट पे तो भैया ये हार रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के पास में एक ऑप्शन बचा हुआ है, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो किसका बेटा है? अनवरुद्दीन का। वो भाग के गया आपका तिरुचिरापल्ली। तो फ्रांसीसियों का तो ये मन था कि जाकर के अंतिम जो जड़ है उसको भी खत्म कर दो। तो अंग्रेजों ने घेरा कहां डाल लिया आपका? अंग्रेज सोच रहे हैं कि भाई जाकर के हमको कैसे भी मोहम्मद अली को बचाना है। तो अंग्रेज भी उसको बचाने के प्रयास में और फ्रांसीसी उसको खत्म करने के प्रयास में।
तो फ्रांसीसी सेना गई तिरुचिरापल्ली किले पर। इस समय पर एक आदमी की एंट्री हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क था। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क था क्लाइव। आप सबने देखा होगा, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइव आपका कंपनी में किस हैसियत से आया था। तो वो एक क्लर्क था मात्र। लेकिन ऐसा थोड़ी अब की बुद्धि डीजीपी में ही ज़्यादा होगी, एक कांस्टेबल में ज़्यादा दिमाग नहीं हो सकता। ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसी एक स्थिति पर बेहतर निर्णय ले सकता है कोई भी। तो क्लाइव ने वो बेहतरीन निर्णय लिया यहाँ पर, जिसने क्लाइव को फ्यूचर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के पद से एक गवर्नर तक पहुंचाया। दरअसल में इस समय पर क्या था आपका, जब ये स्थितियां चल रही थी, तो मोहम्मद अली कहां पर है बताओ मुझे। मोहम्मद अली कहां पर है? तो आप कहेंगे भैया मोहम्मद अली था इस समय पर तिरुचिरापल्ली, वो भाग गया था तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली भाग गया तो फ्रांसीसी इसको कैप्चर करना चाह रहे थे। तो यहां पर पहुंच गई क्या आपका तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसी सेना। फ्रांसीसी सेना ने इसको क्या कर लिया, घेर लिया। अब ब्रिटिशियर्स सिर्फ इसको ही तो बचा सकते थे, तभी तो लड़ पाएंगे फ्रंट पर, नहीं तो सब फ्रांसीसियों का हो जाएगा। तो यहां पर इस समय पर जो अंग्रेज गवर्नर है उसका नाम था सैंडर्स। अंग्रेज गवर्नर कौन था यहां पर? का नाम है सैंडर्स। और यहीं पर आपका एक क्लर्क की हैसियत से था क्लाइव। क्लाइव तो क्लाइव ने सैंडर्स को योजना बताई कि भाई साहब देखो, मेरी बात सुनो, तुम तिरुचिरापल्ली पे घेरा डाले हुए हो, फ्रांसीसी सेना भी यहीं घेरा डाले हुई है, आपको थोड़ा ब्रेवरी का डिसीजन लेना होगा। थोड़ी सी आप सब लोगों को सावधानी बरतनी होगी। मुझे बताइए कर्नाटक की राजधानी कौन सी मैंने आपको बताई थी? अर्काट। उसने कहा अर्काट पर किसी का ध्यान ही नहीं है, तुम एक काम करो, तुम तिरुचिरापल्ली से हटो और अर्काट पर घेरा डाल दो। और ये जो फ्रांसीसी यहां पर आए हैं अभी, जैसे ही इनके कर्नाटक के अर्काट पर घेरा डलेगा ये बेचैन हो जाएंगे कि मोहम्मद अली को पकड़ें या फिर अर्काट पर जो घेरा डला हुआ है उसको कब जाएं। तो क्या किया यहां पर, और जब उसने सलाह दी सैंडर्स ने क्लाइव को, उसने कहा भाई साहब तुम ही हो कमांडर इसके, मुझे तुम्हारी चीजें साफ साफ समझ में आ रही हैं, एक काम करो तुम अब सेना को तुम ही लीड करो, मैं देखता हूं इधर आपका तिरुचिरापल्ली में, तुम जाओ अर्काट के घेरे पर। तो क्लाइव को इस समय एक कमांडिंग मिल गई, एक योग्य व्यक्ति को इस समय कमांडर बना दिया गया। ठीक है, पद नहीं देखा गया कि इसके पास कौन सा पद है, क्लर्क था, कमांडर बना दिया तुरंत। क्या बोलेंगे, क्लाइव ने यहां पर, क्लाइव ने अर्काट, अर्काट जो कि कर्नाटक की राजधानी मैंने आपको बताई, अर्काट का घेरा डाला। अब हो गए ना कंफ्यूज फ्रांसीसी एक डिसीजन से, यार मोहम्मद अली को बचाएं, मोहम्मद अली को मारें, मोहम्मद अली को जो अंग्रेज बचा रहे हैं उसको कैसे कैप्चर करें, और उधर ये अंग्रेज पहुंच गए अर्काट पर भी, तो इनकी सेना बट गई। और यही क्लाइव का उद्देश्य था कि इनकी सेनाएं जो हैं वो बट जाएंगी। और ये 53 डेज तक एक ब्रेव सोल्जर की तरह क्लाइव ने इसका सामना किया फ्रांसीसियों का। और यहां पर फ्रांसीसी अपने घुटने टिकाने को मजबूर हो गए, अर्काट को जीत नहीं पाए। और फाइनली क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं पांडिचेरी की संधि, कि ठीक है इस वॉर को खत्म कर। तो कौन उभर के आया इस समय पर, आपका क्लाइव। और यही वो समय है 1754 का। तो क्या बोलेंगे यहां पर, एक संधि लिखना, दूसरे कर्नाटक युद्ध, दूसरे कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? ये सब घटनाएं चलती रहीं 5 वर्षों तक, 1749 से 54 की समाप्ति, समाप्ति पांडिचेरी संधि, पांडिचेरी संधि से हुई, पांडिचेरी संधि से हुई। सेकेंड कर्नाटक वॉर, वॉर was ends with पांडिचेरी, पांडिचेरी ट्रीटी, पांडिचेरी ट्रीटी इन 1754।
तो जब ये 53 दिन तक, मैंने कहा क्लाइव कितने दिन तक घेरा डाले रहा, 53 दिन तक, तो चंदा साहब जो था आपका वो भाग गया यहाँ से। अंग्रेजों ने क्या किया, चंदा साहब को ढूंढा और चंदा साहब को मार दिया जान से। तो फ्रांसीसी तो चंदा साहब के सहारे ही थे ना, आया ना, यस और नो, तो आप कहेंगे हाँ जी। तो यहां पर अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया। आपका दूसरे कर्नाटक युद्ध, अब से पहले कौन थे, फ्रांसीसी हर फ्रंट पर अंग्रेजों को हरा रहे थे। तो यहीं पर एक घटना घटी कि क्लाइव ने जो अर्काट का घेरा डाला उसने कामयाबी दिलाई, और उसके बाद में ये लोग मजबूर हो गए पांडिचेरी की संधि करने को, क्योंकि ये ऐसा समय था कि फ्रांसीसी कंपनी ने डुप्ले को वापस बुला लिया। डुप्ले पर क्या आरोप लगे, अब देखो जब से तो आदमी कामयाब करता आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति तब से तो मजबूत बनाता आ रहा है। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी कि आप किसी के साथ में 1000 अच्छाइयां कर लो और आप एक मतलब उसके साथ कोई गलती वश आपसे कुछ हो जाए, तो फिर व्यक्ति किसको याद रखेगा, उस गलती पर ज्यादा प्रसन्नचिन्ह, वो आपकी 1000 अच्छी चीजों को भूल जाएगा। जैसे दुनिया में रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, दुनिया में रिश्तों में, रिश्ते का मतलब ही है ना उसमें बहुत सारी अच्छाई रही होंगी। भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, क्यों बिगड़ता है, तो उसके बिगड़ने का कारण ये है कि हम अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे बीच में। अगर हम अच्छी चीज़ों को याद कर ले कि हमारे इतने लंबे समय के रिश्ते में अच्छी चीज़ें क्या रही हैं, तो रिश्ता कभी खराब ही ना हो। लेकिन रिश्ते के खराब होने का कारण क्या है कि एक गलत चीज़ हावी हो जाती है। यही डुप्ले के साथ हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ने कहा चाचा तुम उल्टे आओ, तुमने सारा फ्रांसीसी पैसा युद्धों में खर्च कर दिया और फाइनली तुम जीत भी नहीं पाए, और साथ में उसकी रिपोर्ट्स भी बहुत खराब गई हुई थी यहाँ से। बोले जी बहुत लग्जरी गाड़ी में घूमता है ये। अब बोला यार मैंने ही तो बिजनेस करके तुमको इतना स्टेबल बनाया, मेरी वजह से ही तो फ्रांसीसी इतने मजबूत हुए। अगर मैंने थोड़ा शौक कर लिया तो इसमें क्या दिक्कत है, और मैंने तुमको हर एंड पे जिताया है। उन्होंने कहा नहीं तुम वापस आओ, तुम्हारी दलीलें नहीं चलेंगी। उसको वापस बुला लिया गया और उसकी जगह एक गवर्नर भेजा गया, गोडेहू। वो गोडेहू नाम से ही लग रहा होगा तुमको एकदम से, गोडू गधा आदमी है वो। उसने आते ही ये ट्रीटी साइन कर ली। उसने बोला कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए भैया। इतने लंबे संघर्ष को आते ही उसने एकदम से ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो क्या बोलेंगे, यहां पर एक छोटी सी चीज नोट करनी होगी आपको। डुप्ले को इस हार का कारण बताते हुए 1754 में वापस बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया, और यही फ्रांसीसियों का अंत है, डुप्ले का वापस जाना ही। डुप्ले को 1754 में वापस बुला लिया और उसकी जगह, एंड एट हिज प्लेस, उसकी जगह, उसकी जगह गोडेहू, गधे को, गोडेहू को गवर्नर बनाया। गोडेहू को, सॉरी, जगह क्या किया, गोडेहू को गवर्नर, गवर्नर बनाया, बनाया। तब की बात है ये 1754 की। अब भैया यहाँ के बाद तो जैसे ही अंग्रेजों को ये दिखा कि अब तो फ्रांसीसी बैकफुट पर जा रहे हैं, तो फ्रांसीसियों ने इसी समय पर आपका, फ्रांसीसी बैकफुट पर जा रही है, इसी समय पर अंग्रेजों ने इनके चंद्रनगर को 1757 में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर की बस्तियों को कब छीन लिया था। नोट करना इस बात को। 1757 में, 1757 में अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने चंद्रनगर, चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड चंद्रनगर इन 1757। ओके, अब हम आएंगे, दूसरा वॉर समझ गए, क्लियर है, थम्स अप करके बताएं। फिर आता है हमारा तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध, गोडेहू ने आके साइन कर लिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर। क्या इसका भी कारण भारतीय भूमि है, आप कहेंगे नहीं। कर्नाटिक वॉर, मैंने कहा पर्सिया, जो पर्शा था आपका, जिसके पक्ष में ब्रिटेन होता था, और जो ऑस्ट्रिया जिसके पक्ष में कौन था, फ्रांसीसी, उन दोनों के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा। वो दोनों देश जब लड़े तो ब्रिटेन और फ्रांस भी उनकी वजह से लड़े। तो ये तीसरा कर्नाटक युद्ध जो चला है, इसको बोलते हैं 1756 से 63। इसकी मुख्य भूमिका कई बार आपको परीक्षा किताबों में 1758 भी लिखी मिलती। क्या बोलेंगे,
इसका कारण देखना, इसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध था। सप्तवर्षीय युद्ध का कारण सप्तवर्षीय युद्ध। द रीजन ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर वाज 7 ईयर वॉर। और ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और परसा के बीच। ऑस्ट्रिया और परसा के बीच ये आपका सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना है। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर एंट्री होती है 1758 में। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर आया काउंट डी लाली, या लैली भी जिसको बोलते हैं, लैला लिख लो। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली, क्या नाम है? काउंट डी लैली, लाली भारत आया। भारत आया, बड़े गुस्से में आया। काउंट डी लाली, काउंट डी लाली came to India, came to India in फ्रेंच गवर्नर। ये सब चीज़ें तो लिख लिया करो खुद ही, ठीक है। अब बड़े गुस्से में आया। तो मैंने आपसे कहा था डुप्ले ने जब मद्रास को जीत लिया था तो डुप्ले का जोश बहुत ज़्यादा था, तो डुप्ले ने किले पर अटैक किया था मद्रास के पास में, सेंट डेविड फोर्ट किले पर। लेकिन क्या डुप्ले उसमें कामयाब हुआ था, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं, डुप्ले उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। तो इसने देखा अच्छा डुप्ले सेंट डेविड फोर्ट को नहीं जीत पाया, हम जीतेंगे उसको। और इसने इतनी तीव्र कार्यवाही की, मतलब अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया, और इसने सच में सेंट डेविड फोर्ट को जीत लिया। अब तो इसका जो है ऐसे समझो पारा 7वें आसमान पे था। बोला जो डुप्ले नहीं कर पाया वो हम करेंगे। लेकिन क्या था, इस समय पे फ्रांस, जो आपका फ्रेंच लोग थे वो कामयाब हो भी जाते, लेकिन इसकी काउंट डी लाली की, जो इनका नेवी का जनरल था उस समय फ्रांसिसियो का, उसका नाम था काउंट डी एचे। तो काउंट डी एचे से इसके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि दोनों कंपनी में सेम काम करते थे और इनकी फ्रांस के टाइम से ही आपस में एक दूसरे को लेकर के आपका मतभेद थे दोनों के आपस में। तो जब उसे नौसेना की जरूरत पड़ी, इसने कहा हम अब मद्रास को भी जीतेंगे, तो इसने नौसेना के लिए काउंट डी एचे से जब बोला, तो काउंट डी एचे ने कहा ठीक है तुम चलो, हम आते हैं, आधी रोटी खाते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। सुनिए तुमने कोई वाली कहानी, बचपन में सबको सिखाई जाती थी। काउंट डी एचे गया ही नहीं, काउंट डी एचे गया ही नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं आपका वांडीवास का युद्ध। कब का है? वांडीवास का युद्ध 1760 का, 22 जनवरी 1760। भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख युद्ध है, क्योंकि इसमें एक बड़ी शक्ति, आप देख रहे हैं कितना संघर्ष हो रहा दोनों के बीच में। एक नोट करना, वांडीवास का वॉर, वांडीवास का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तमिलनाडु में पड़ता है वांडीवास। कई बार ये जगह पूछ ली जाती है, लिख लिया करो, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। वांडीवास का वॉर हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास। 22 जनवरी 17। और किस किस के बीच में हुआ है ये? तो आप कहेंगे यहां पर एक तो है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली किसका गवर्नर है? या अंग्रेज सेना का आप कह सकते हैं। ये आपका फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी था। और यहां पर इसके खिलाफ में था आयरकूट। आयरकूट, ये नाम बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण। ये किसकी तरफ से है? ये ब्रिटिशियर्स की तरफ से है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ? आयरकूट की जीत हुई। इसके नौसेनापति जो थी, नौसेना का जो आपका नौसेनापति बोले या ऐसे बोले, जो इसका नेवी कमांडर था, काउंट डी एचे ने सहयोग नहीं किया किसको? काउंट डी लाली को, नहीं तो ये जीत जाता। तो आयरकूट क्या बोलेंगे इसमें? विजयी हुआ, विजयी। क्यों की आगे क्या? इसमें आयरकूट की विजय हुई, और इसी युद्ध के बाद में आयरकूट को बोला गया हीरो ऑफ वांडीवास।
हीरो ऑफ वांडीवास किसको कहा जाता है? आप याद रखेंगे आयरकूट। और इसी युद्ध के बाद में अंग्रेजों से एक संधि की गई, सप्तवर्षीय युद्ध भी खत्म हो गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? काउंटी लाली का क्या हुआ जी इस युद्ध के बाद में? काउंटी लाली को तो वापस, यानी कि पहले कैद किया गया इसको, काउंटी लाली को कैद करके भेजा गया इंग्लैंड। वहां इंग्लैंड वालों ने इसको पीटा, खूब मारा। अच्छा तुम हमसे लड़ोगे? और इसके बाद में इसको भेजा गया इसके देश। जब उसके देश ने बोला कि यार हमारे अपने, ठीक है हम संधि तो साइन कर ही चुके हैं, हमारे को भेज दो यार, इसको काउंटी लाली को भेजा वहां फ्रांस। तो जब वो फ्रांस गया तो काउंटी लाली तो सोच रहा था यार चलो ये तो अंग्रेज इतने दिन से मुझे पीट रहे थे, अभी चलो अपने देश, मेरे देश वाले तो मुझे मदद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। इसको जाते ही उन्होंने फांसी पे लटका दिया। बोले तेरी वजह से हमारी दुर्गति हुई है, हम तो डुप्ले को खराब समझ रहे थे, डुप्ले ठीक था, तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है, सब कुछ। तो इसको फांसी दी थी आपका फ्रांसीसी सरकार ने। क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो इस युद्ध के होने के बाद में, तो याद रख लेना, तीसरे कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला बताएं साथी? थर्ड कर्नाटक वॉर एंड्स विद द ट्रीटी, एंड्स विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस की समाप्ति, की समाप्ति पेरिस संधि से हुई। बोलो आया मजा? पेरिस संधि से हुई, पेरिस संधि से हुई। और यहीं पर इस संधि के द्वारा ही फ्रांसीसियों से ये कह दिया गया कि अभी अब तुम अपनी कोई सेना नहीं रख सकते हो, ठीक है, तुम अपनी कोई कमांड नहीं बना सकते हो, बस तुम एक साधारण व्यापार कर सकते हो। तो वो सेना जो मैंने बताया ना, ड्यूमा ने रखने का अधिकार प्राप्त किया था, किससे? दोस्तली कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम से। वही डुप्ले को शक्तियां मिली थी और फ्रांसीसियों के पास ये शक्तियां हो गई थी, वो अपनी सेना रख सकते हो। इसी के दम पर तो वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे कर्नाटक वॉर में। लेकिन इस संधि के द्वारा ये कर दिया गया कि भाई अब तुम अपनी फ्रांसीसी भारत में कोई सेना नहीं रख सकते हैं, और फ्रांसीसियों की कमर तोड़ दी गई। और इस युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों ने कभी मतलब हिम्मत भी नहीं की उठ पाने की, और फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। तो कभी भी पूछा जाए भारत में अंग्रेजी शासन, यानी कि जो भारत में आपका ब्रिटिशियर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनके लिए जो चैलेंजिंग पावर थी फ्रांसीसी, वो किस युद्ध से उनका अंत हुआ? या पूछे फ्रांसीसियों का अंत किस युद्ध से हुआ, तो थम्स अप करके बताएं, आप हमेशा आंसर देंगे। भाई साहब कमेंट क्यों नहीं? क्या हो गया? कहाँ गए बच्चे? बोलेंगे भाई सारे लोग। तो फ्रांसीसियों का खेल भाई साहब किस युद्ध से खत्म हो गया? तो फ्रांडिवास का युद्ध। तो कभी भी पूछे फ्रांसीसियों का अंत, फ्रांसीसियों का, फ्रांसीसियों का अंत इसी युद्ध से हुआ, इसी युद्ध से हुआ। और अंग्रेज इसी युद्ध से क्या बन गए? शक्ति बनना शुरू हो गए। और जब शक्ति बने तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है प्लासी का वॉर। किस ईयर लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? प्लासी वॉर, बैटल ऑफ प्लासी 1757। अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है जब वो जाकर के आपका उधर बंगाल क्षेत्र में जीतते हैं उसको, ठीक है। और बिहार की भूमि पर जो उन्होंने बक्सर लड़ा, ये अंग्रेजी शासन की बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसको अंग्रेजी राज की स्थापना का कारण कहा जाता है। यही घटनाएं हमें कल को समझते हैं। कल सबसे पहले हम समझेंगे बंगाल में स्थिति क्या थी, बंगाल के नवाब कौन थे, किस तरह वो नवाब बने, कितने नवाब हुए, और उन्हीं के बीच में प्लासी वॉर कैसे हुआ, बक्सर वॉर जब वो जीते तो उन्होंने फिर 1765 में जो इलाहाबाद की संधियाँ की वो किससे की, और किस तरह अंग्रेजी राज बहुत मजबूत, ठीक है दोस्त। बहुत सारे साथी मुझसे ये कहते रहते हैं सर आपके 5 मिनट और 10 मिनट चाहिए, प्लीज मत बोला करो, आप खुद ही सोच लिया करो 5 मिनट 10 मिनट कैसे पॉसिबल हो पाए। अंतर पढ़ाता हूँ आप सब लोगों के लिए, जब जब पढ़ाने की आवश्यकता होगी, जब जब आगे कदम बढ़ाने की जरूरत होगी तो पढ़ाते, फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के मैं जवाब कक्षाओं में ही दे देता हूँ आपको, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। एक साथी था कल, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखी, उसने कहा सर मैं डिप्रेस्ड हूँ, और मतलब उसने अपनी स्थितियाँ लिखी। मैंने उसको बताया, उसका सॉल्यूशन बताया, तो उसका सॉल्यूशन ये था, मैंने कहा कि तुम एक बुक पढ़ लो, एक किताब है नापसंद किए जाने का साहस, करेज टू बी डिसलाइक्ड। मैंने कहा बहुत पतली सी किताब है और तुम जो तुम्हारी समस्याएं हैं वो इसको पढ़ोगे अगर तुम ध्यान से तो खत्म हो जाएंगी। अब उसको वो बात मंजूरी नहीं है, उसको अपनी समस्या भी खत्म नहीं करनी है, और उसको वो समस्या जो बताई है
उसने उसने बोला जी नहीं, बात ही करनी है। तो मैंने कहा भैया सारा सॉल्यूशन वही इसमें दिया हुआ है, तो इतना तो आप माना करो, मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग, है ना। पॉसिबली उतना समय होता ही नहीं है, और हकीकत में नहीं होता है, शायद आपको वो लगे कि ऐसे ही क्या देते होंगे। मतलब अभी तुम लगाओ, मैं कई दिन से, हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, गांव 18-20 किलोमीटर है। और जैसे हमारे मम्मी पापा हैं वो गांव में रहते हैं, वो हमारे पास इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमारे पापा की जिद है कि वो गांव में ही रहेंगे, जैसे पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं। अब सारी चीज़ें उठ रही, जो भैया के बच्चे हैं उन सबका स्कूल इधर है, तो कुछ लोगों को इधर भी रहना पड़ता है उनके स्कूल, उधर वो सुविधा ही नहीं है। अब दिक्कत पेच फंस गया, तो मैं कई दिन से ये सोच रहा हूँ कि मैं गाँव जाऊँगा और मैं नहीं जा पा रहा हूँ। हकीकत तो ये है समय की। अब उसमें बहुत सारे साथी उसको मानते हो या ना मानते हो, काम दोस्त बहुत है, हद से ज़्यादा। पढ़ाना नहीं, सिर्फ पढ़ाने के अतिरिक्त बहुत सारा काम है जो आपको शायद दिखता नहीं हो या महसूस नहीं होता हो। बहुत सारे लोगों को होता भी होगा ऐसा, तो महसूस समझ पाते होंगे कि चीज़ें आप सब लोगों के लिए इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो, के पीछे एक माइंडसेट लगता है, एक पावर लगती है, समय लगता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, और मतलब समय का अभाव भी होता है। समझ पा रहे हैं? ये समझे सारे लोग? अब आंसर कर दो जरा। मैनिफेस्टेशन कितने लोग कर रहे हैं, थम्स अप करो। सोच पा रहे हैं? हो सकता है नेगेटिव थॉट्स उसमें कुछ आ रहे हो, कुछ पुरानी अतीत की चीज़ें आ रही हो, ठीक है, तो आने देना, कोई दिक्कत नहीं। आपके अतीत की वजह से जो कुछ भी है आज आप हैं, वो अपने अतीत की वजह से, आपने अपना पिछला समय कैसा बिताया है वो आपकी आज की स्थिति है। आप आज अपना कैसे बिताओगे भविष्य में, ये भी क्या हो जाएगा, अतीत हो जाएगा। तो आपके आने वाला जो कल होगा वो निर्मित होगा आज के इस अतीत से, क्योंकि आज भी कल अतीत बन चुका होगा, आने वाले कल में अतीत बन चुका। अतीत को भूलना भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना पास्ट को कैसे भूल जाए, भूलना नहीं है, वो धीरे धीरे धूमिल हो ही जाती है। और भी कुछ चीज़ है, नेगेटिव कुछ चीज़ें हुई हों तो भूल जाओगे, ओके। लेकिन उसके लिए प्रयास करते रहो। मैंने तुमसे बोला कम से कम 2-3-4 दिन तक जब उस मैनिफेस्टेशन का प्रयास करोगे, जब हाई वाइब की तरफ चले जाओगे, उच्च ऊर्जा की तरफ चले जाओगे, जब आपको महसूस होगा कि हाँ मेरा विजन क्लियर हो चुका है, मुझे ये करना है, और मेरे इस विजन के पीछे जो कारण है करने के, मुझे करने ही होंगे। मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो मुझे इन चीज़ों को बहुत मजबूत करना होगा, उसी से मेरी फैमिली में हैप्पीनेस आएगी। मुझे आज में जीना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा। मुझे आपका मोटिवेशन से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। मोटिवेशन तो ऐसा काम करता है, आप तेज भागोगे, फिर जो रेगुलर वर्क है वो सबको पीछे छोड़ देता है, वो मोटिवेशन को भी पीछे छोड़ देता है। तो मुझे रेगुलर वर्क करना है, मुझे लगातार काम करना है, काम काम काम, वर्क वर्क वर्क, स्टडी स्टडी स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है, और मुझे जागरूक होना है, क्योंकि मेरे पढ़ाई होने की वजह से मेरी चीज़ें बेहतर होंगी। और फालतू के किसी मोटिवेशन में विश्वास नहीं रखूंगा, क्योंकि मोटिवेशन की कितनी डोज तुमको दिन में लगाएंगे, 50, 100, 200, एक समय पर फीकी पड़ जाएंगी सब। और दुनिया में तो मैं आपसे कहता हूँ, जब से जियो आया तब से मोटिवेशनल वीडियो आई दुनिया में, उससे पहले था ही नहीं। उससे पहले कहाँ लोगों के लिए यूट्यूब वीडियो अवेलेबल थी या मोटिवेशन अवेलेबल था, तब भी तो उससे पहले लोग कर रहे थे, खुद को कामयाब बना रहे थे। आप भी बनाएंगे, लेकिन आपको जागरूक हो जाना है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा ये विज़न है, इस विज़न को मैं अगर पालूंगा तो तरह से बदलेंगी, और उनका बदलना ज़रूरी है। मुझे अपनी स्थितियाँ खुद बदलनी होंगी, मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे प्रयास करने होंगे, और अथक प्रयास करने होंगे, अनंत प्रयास करने होंगे। और मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक चीज़ें नहीं बदल जाएंगी, चाहे रहा कोई भी हो, चाहे ये रहा हो चाहे वो रहा हो, मुझे अंत तक प्रयास करने हों। सांसारिक जीवन में तो करने हों, नहीं तो फिर सन्यासी जीवन। संसार में जुड़ के रहना चाहते हो तो फिर अथक प्रयास करने होंगे, मेहनत कर। तो क्या बोलेंगे, 1760 में फ्रांसीसी सेनाओं को हराया तीसरे कर्नाटक युद्ध में, तो वो था वांडीवास का वो। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत? एक्सला सेपल, ठीक है। पुरंदर की संधि आपका, ये तो मैंने आपको बता दी पहले ही, ये तो मराठा शासन के साथ इलाहाबाद 1764 युद्ध के बाद में पढ़ोगे। पांडिचेरी किसके बाद में हुई है साथी? दूसरे कर्नाटक वॉर के, दूसरे कर्नाटक। प्रथम कर्नाटक युद्ध और रिक्तस्थान के बीच में लड़ा गया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों। तो कर्नाटक युद्ध तो किस किस के बीच लड़े गए? अंग्रेज और फ्रांसीसियों। भारत में निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर के आगमन से एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की शुरुआत हुई थी?
कौन था जिसने आकर के अंग्रेजों को चैलेंज किया था? तो कोलबर्ट तो ये साथी फ्रांसीसी कंपनी जो प्रधानमंत्री था वहाँ पर राजा के समय जिसकी स्थापना हुई। मार्टिन आप लोग जानते हो, इसने आपका पांडिचेरी वगैरह को बसाया आके। क्यारो शुरुआती व्यक्ति है जो मारा उसके साथ मरमरा के साथ में आया था। डुप्ले, डुप्लेक्स बोले या डुप्ले बोले। एक्सला सेपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, बताएंगे? कौन सा कथन है जो सही होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था एक्सला सेपेल से, हाँ जी। फ्रांसीसियों को मद्रास वापस मिल गया था, नहीं। मद्रास किसको मिला था? आप कहेंगे मद्रास तो भैया अंग्रेजों को मिला था, फ्रांसीसियों को मिला था लुईबर्ग अमेरिका। केवल एक ठीक है, यूपीपीएससी यूपीसीएस में पूछा गया अभी। ये आपका साथी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आज सबको टास्क देता हूँ, आज सबको इसका आंसर जरूर लिखना है। आज की क्लास की गुरु यही, आप इसका जो आंसर लिख दो, ओके। बाकी 3 बजे मिलते हैं दोस्त, 3 बजे सेशन रखने वाले हैं। 5 मई से आपका जो MCQ प्रैक्टिस सेशन हम शुरू कर रहे हैं, वो आपको एग्जाम्स के लिए कैसे हीरो बनाएगा। वहाँ पर मैं आपसे प्रोमिस करूँगा इसे एग्जाम में कितना स्कोर के लिए, और वो हमको आपको अचीव कराएंगे। ये आपके भाई का आप सब लोगों से प्रॉमिस है, सारी बहनों से, सारे भाइयों से, कि आपको बस प्रयास करना है और हम करते रहेंगे और हम साथ मिलकर जीतेंगे साथी। और ये हम मिल के फतह करेंगे। आप देखना एक दिन जो हमारी सिलेक्शन की खुशियाँ होंगी, उसके जो भी लोग गवाह होंगे, चाहे आपका परिवार हो, चाहे वो खुशियाँ हम तक पहुँचे या सम्मान समारोह के माध्यम से आप जब हम तक पहुँचे। और इस बार मैं बता दूं, जिन साथियों का यूपी का था, आप सबके लिए सम्मान समारोह 25 तारीख का है। डेट आपको मतलब जगह आपको बता दी जाएगी। बाकी 25 मई को आप फीड करके रखिए। और अन्य परीक्षाओं में भी जो साथी सफल हुए हों यूपी पुलिस के अलावा, तो वो भी जब कभी सम्मान समारोह हुआ करे तो आ जाया करो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होमवर्क आप सब लोगों को लिखना है, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। मिलते हैं 3 बजे। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।